फ्रेंड्स, एजुस्टैंड में आपका स्वागत है। आज हम व्याकरण के वर्ण पर विचार करेंगे। वर्ण क्या है, कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो वर्ण, इसमें पंक्ति दे रखी है आपकी पुस्तक में, संस्कृते इदानीं अष्टचत्वारिंशत् वर्णानां प्रयोगः भवति, यानी संस्कृत में आजकल 48 वर्णों का प्रयोग होता है। ते मुख्यतया भागत्रयेण विभक्ता सन्ति, वे मुख्य तौर पर 3 भागों में विभक्त हैं। नंबर 1 स्वरः, नंबर 2 व्यंजनानि और नंबर 3 अयोवाहस्यति। अब हम इसको सीधे अर्थ में देखते हैं। वर्ण 3 प्रकार के बताए हैं, जिसमें सबसे पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन और तीसरा अयोगवाह, जो स्वर का ही एक पार्ट है। अयोगवाह। अब हम सबसे पहले आपकी पुस्तक के अनुसार इन्होंने वर्ण 48 बताए हैं, पर वर्ण समय समय पर घटते और बढ़ते रहे हैं जरूरत के अनुसार। तो हम चेक करते हैं कि कितने हैं और कितने नहीं हैं। तो यहां पर स्वर है, स्वर कितने प्रकार के होते हैं? अब स्वर है 3 प्रकार के। स्वर 3 प्रकार के हैं। ह्रस्व, ह्रस्व का अर्थ होता है छोटा, दीर्घ, बड़ा और प्लुत, तीसरा होता है प्लुत। ये 3 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर में कौन कौन से, इनको देख लेते हैं। ह्रस्व स्वर में दीर्घ में अ का बड़ा, इसमें ह्रस्व से दुगुना समय लगे तो दीर्घ होता है, और ह्रस्व से तिगुना समय लगे वो प्लुत होता है। तो आ ये दीर्घ है, ई उ री, और पुराने समय वाले में एक री भी था, री। वर्तमान में ये री यूज नहीं होता, प्रयोग में नहीं। और ऊ के बाद में पुराने समय में भी एक बड़ा री था, जो वर्तमान में प्रयोग में नहीं है। उसके बाद में ए, आई, ओ, औ। इसमें अब कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये 13 बता रखे हैं। 13 में से 2 कट हो गए थे, एक ये कट हो गया, एक ये हो गया। तो ये वर्तमान में हम 11 को पढ़ते हैं। अब उसके बाद भी संस्कृत की इस बुक के अनुसार इसमें 13 मान रखे थे, ठीक है। फिर दूसरा इसी का ही एक भाग है अयोगवाह। अयोगवाह अंग और अह, ये 2 हैं, जिसको अनुस्वार और विसर्ग का नाम दिया गया है। ये 2 है, 13 और 2 15, 15 और फिर व्यंजन 33 हम पढ़ते हैं। 33 और 15 48 हो जाते हैं। लेकिन कुछ परिवर्तन है, वो आपके सामने अभी दिखा देते हैं। वर्तमान में हम 11 को पढ़ रहे हैं, तो 2 अयोगवाह ये मिलकर 13 हो गए। 13 और 33 46 बनते हैं, तो हम 46 को पढ़ रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूं स्वर का आपको समझ में आ गया होगा। प्लुत क्या है? जिसको ह्रस्व से तिगुना और दीर्घ से दुगुना समय लगे, तो प्लुत को हम किसी चिन्ह में दर्शा देते हैं। जैसे एक ध्वनि है, ओम की ध्वनि, तो ओम हम ओम ऐसे बहुत आगे तक करते हैं। तो प्लुत के लिए हमने यहाँ पे संख्या 3 डाल दी, यानी कि इसका 3 गुना ज्यादा। ओ ऊ कहते हैं, लेकिन वो नहीं है, ये यहाँ पर 3 की संख्या है। और मां, यानी कि ओ को हमें 3 गुना ज्यादा लंबा बोलना है। ऐसे कोई बाहर कहीं दूर खड़ा है तो उसको आवाज लगाते हैं, आवाज लगा, अरे सुन रहे हो,
ठीक है। व्यंजन में बेटे वर्ग होता है, वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, 1 2 3 4 और 5 होते हैं। अब वर्ग का पहला अक्षर ये कैसे शुरू होता है, तो इसका नाम हो गया कैवर्ग। कैसे शुरू होता है, ये कैवर्ग है। अब कैवर्ग का दूसरा अक्षर ख, तीसरा ग, घ, चौथा ड़, यंग, पांचवा। कभी उंगा भी कहते हैं और ड़ भी कहते हैं। फिर ऐसे ही ख वर्ग हो गया, ये कै के बाद में च वर्ग हो गया, च, छ, ज, झ, य। फिर क, च, ट, ठ, ड, ढ, न। फिर त, थ, द, ध, न। फिर अ, फ, ब, भ, म। ये हमने एक से लेकर कै वर्ग, इसका नाम है च वर्ग, इसका नाम है ट वर्ग, इसका नाम है त वर्ग, इसका नाम है प वर्ग। ये 5 वर्गीय व्यंजन होते हैं, क, च, ट, त, प। ठीक है, ये वर्गीय व्यंजन है। ये इधर से 5, ये टोटल 25 है। ये 25 जो वर्गीय व्यंजन होते हैं, इनको हम स्पर्श कहते हैं। ये जो 25 वर्गीय व्यंजन है, इनको हम स्पर्श कहते हैं। ये भी इसके साथ है, तो इसको हम कहेंगे स्पर्श। इसका नाम रखिए स्पर्श, स्पर्शा व्यंजन। हाँ, अब उसके बाद में आता है अवर्गीय, जो बिना वर्ग वाले हैं, वो है य, र, ल, व। अब उसके बाद में य, र, ल, व के बाद में ये हो गए अवर्गीय। फिर श, 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 ह, ये भी अवर्गीय है। लेकिन जैसे इनका नाम स्पर्श है, वैसे ही इनका नाम अंतस्थ है। बताएंगे कि इनका नाम अंतस्थ, स्पर्श इत्यादि। अंतस्थ, अंतस्थ अंदर की ओर जो स्थित हो, और इनको कहते हैं ऊष्म। ये ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म किस लिए नाम पड़ा, क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो इनकी बजाय ज्यादा गर्मी निकलती है, भाप निकलती है मुंह से, इसलिए हम इसको ऊष्म बोलते हैं। ऊष्म का मतलब ऊष्मा, ऊष्मा का मतलब ऊर्जा, ऊर्जा का मतलब गर्मी, गर्मी निकलती है। उसके बाद में ये अंतस्थ है, ये अंदर की ओर स्थित होते हैं। अब इनके बारे में और विस्तार से पढ़ लेते हैं थोड़ा। तो पहले इनकी काउंटिंग कर लेते हैं। ये 25 थे, ये 4 हैं और ये 4 हैं। 25 और 4 29 और 4 33 यहाँ बताए थे। लेकिन 4 और बचे हुए हैं बेटे, 4 और हैं, जिसमें ये अपने श्रा, क्ष, त्र और य, ये 4 बचे हुए हैं। इनको संयुक्त कहते हैं, संयुक्त, जो एक दूसरे के साथ मिलकर तैयार हुए हैं, इनको संयुक्त कहते हैं। ये बुक में नहीं थे, लेकिन वैसे आपको करवा देता हूं। फिर इसमें बात आ जाती है कि कुछ ऐसे वर्ण भी हैं जो समय के साथ लुप्त हुए, जैसे यहाँ पर 2 बता दिए। तो एक लय के तरह का एक और था, जिसको पंजाबी में ड़ा बोलते हैं, या कई जगह ऐसे भी लिख देते हैं। ठीक है, ये तो लय है, और इसका उच्चारण है ल। जैसे बाल, एक तो बाल हो गया, बाल, एक बाल। ऐसे ही एक हो गया सांकड़, सांकड़, कड़, अड़ शब्द आ रहा है इसमें, अड़ की साउंड आ रहा है। ठीक है, और इसमें सांकल, तो सांकल नहीं होता, सांकल होता है। ये लौकिक यानी देहात क्षेत्र में इसका भी प्रयोग होता है। पंजाबी का, ये पंजाबी की जो है गुरुमुखी, उसमें इसका प्रयोग होता है। तो आगे हम अब बढ़ते हैं इनके उच्चारण की ओर।
उच्चारण कैसे होता है इनका, इस विषय में हम बात करेंगे। अब उच्चारण के ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं अ क वर्ग, क वर्ग के पहले 4 अक्षर, क वर्ग में 5 होते हैं, लास्ट वाला निकालकर पहले 4 अक्षर क वर्ग के, अ क वर्ग, उसके बाद में ह और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान कंठ है, यानी कि ये कंठ से बोले जाते हैं, कंठ के माध्यम से बोले जाएंगे। इनकी आवाज आप बोलोगे तो होठ हिलाने की जरूरत नहीं है, नाक की जरूरत नहीं पड़ती, ये कंठ से साउंड, कंठ नहीं हुआ तो ये नहीं बोले जाएंगे। अ क ह तो ऐसे ये जो उच्चारण है ख, क वर्ग के 4 अक्षर क ख ग घ, इसके लिए कंठ की आवश्यकता हमें पड़ी है, ठीक है। कंठ के बाद में अ के बाद में हमने ई लिखा है, ई च वर्ग के पहले 4 अक्षर च छ ज झ, ई टू य श, ये तालु से बोले जाते हैं। जब हम इसका शुद्ध उच्चारण करेंगे तो ये तालु से इसका प्रयोग होगा, तालव्य से इसका प्रयोग होगा। ई च छ, जीभ ऊपर की ओर जाएगी, इसको बोलेंगे तो अ ई, फिर इसके बाद में री ट, देखो क च ट, ठीक है, ट ठ ड ढ, ये 4 अक्षर, ट वर्ग के पहले 4 अक्षर, री टू र श, ये मूर्धा से बोले जाएंगे। इसमें जीभ थोड़ी और ज्यादा मुड़ेगी, इसको बोलेंगे तो जीभ थोड़ी और ज्यादा मुड़ेगी। री ट ठ ड, बोल के देखो, पता लगेगा कि ये जीभ मुड़ रही है। ये भाषा विज्ञान होता है बेटे, भाषा विज्ञान के माध्यम से प्रत्येक वर्ण का महत्व है, ठीक है। री ट ठ ड ढ र श, इन सभी में जीभ ऊपर की ओर उठ रही है, तो ये इसमें मूर्धा का प्रयोग हो रहा है। मूर्धा के बाद में क च ट त, त की लाइन शुरू होगी, ठीक है। अब पुराने समय में एक री का प्रयोग होता था, वर्तमान में री का प्रयोग नहीं होता। री का होता है नो की आकृति, नो की आकृति में कोई चीज बनी होती है, वो री कहलाती है। तो री त थ द ध, री टू ल स, ये होता है दंत से, दांत से, इनको दांतों के माध्यम से बोला जाता है। इनको जब बोलेंगे तो जीभ दांतों से स्पर्श टच होगी, तो री ट थ द ध ल स, इनको बोला तो दांतों से जीभ देखो, बोलकर देखो, टच हो रही है, स्पर्श हो रही है, तो ये दांतों के माध्यम से। ऋतु रसाना दंता के बाद में उपु पद्मन्य नामोष्ठो, उ पु प प फ ब भ, ये 4 वर्ण इसके आ गए। फिर उपपद्मनीय, पद्म बोलते हैं विसर्ग का आधा भाग, ठीक है, तो वो यहाँ पर आजकल यूज में नहीं है, तो इसलिए उपपद्मनीय ओष्ठव, ये होठ के माध्यम से बोले जाते हैं ओष्ठव। तो ओष्ठव मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि द्विवचन में ओष्ठव, राम रामौ, बाल का बाल को 2 बालकों के लिए होठ लिखेंगे तो एक होठ होगा, ओष्ठव हो गया तो 2 हो गए, यहाँ पर दोनों होठों का यहाँ पर प्रयोग हो रहा है। तो ये जो उच्चारण स्थान है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनका प्रत्येक का एक निश्चित स्थान है, उस निश्चित स्थान के माध्यम से ये बोले जाते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये इसका आगे का भाग है वो आपको दूसरी वीडियो में मिलेगा। और आहत्या को आपको बता देता हूं कि इसमें हमने 48 वर्ण भी पढ़ लिए, ठीक है। 48 में से 2 कट हो गए थे, 46 हो गया। फिर इसमें से 1-2 वर्ण और भी थे जो कम हो गए थे, स्युम व्यंजन को मिलाया तो कुल मिलाकर हमने 53-54 के आसपास पढ़े थे और घटाकर वो 46 तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो पूरी जानकारी आपको इसमें दी है और आगे का जो इसका पार्ट है वो वीडियो नंबर 2 आएगी, उसी में ही आपको मिलेगा। धन्यवाद।